हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 15। ठीक है ना। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। आज हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर। और आज बेहद ही शानदार टॉपिक, बेहद ही अच्छी टॉपिक, ट्रांसफार्मर। TRANSFORMERS ट्रांसफार्मर। TRANS, यहाँ पे देखो गलत हो रहा है, ट्रांसफार्मर। TRANSFORMERS ट्रांसफार्मर। ये होता क्या है, इसके बारे में तमाम चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। एनर्जी कितना देता है, कितना देता है, बढ़ाता घटाता, क्या करता है, आज तक शायद आप ना जाने हो, बट यहाँ पे आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हो कि ट्रांसफार्मर होता क्या। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर बेटा एक डिवाइस है। ये क्या है? एक डिवाइस है, एक मशीन है कह सकते हो। ट्रांसफार्मर क्या है? एक डिवाइस है जो ट्रांसफार्म करता है वोल्टेज को, जो वोल्टेज को ट्रांसफार्म करता है। वोल्टेज को क्या करता है? ट्रांसफार्म करता है। तो क्या कहोगे? दैट डिवाइस हु ट्रांसफार्म द वोल्टेज इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। क्या बोलोगे? दैट डिवाइस, बस देखते रहो, समझ सब आएगा। दैट डिवाइस हु ट्रांसफार्म द वोल्टेज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या? ट्रांसफार्म का मतलब क्या होता है? या तो बेटा देखो, ये क्या करेगा, या तो ये क्या करेगा, ये देख लो, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, या तो वोल्टेज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, या तो वोल्टेज को घटाएगा। बस यही इसका काम ही है। या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा, या तो वोल्टेज को घटाएगा। ये इसका वर्क है। अभी सारी बातें दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो यह बेटा वोल्टेज को ट्रांसफार्म करता है, या तो वोल्टेज को बढ़ाएगा या तो घटाएगा। चलिए ठीक है। ट्रांसफार्मर भी अब हो सकता है दो प्रकार का। ठीक है ना। यानी कि अगर लो वोल्टेज से, अगर ऐसा ट्रांसफार्मर है जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बेटा कन्वर्ट करे। और दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर ऐसा हो सकता है जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करे। ऐसा हो सकता है, ट्रांसफार्म करे। दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है लो वोल्टेज को हाई में ट्रांसफार्म करता है, और एक होता है हाई वोल्टेज को लो में ट्रांसफार्म करता है। दोनों हो गया ना। इसे बोलते हो, देखो लो से हाई ना, इसे बोलते हो स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर से होते हैं। और ये क्या होते हैं? जो हाई को लो में करते हैं ट्रांसफार्म, उसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। देखो, जो लो को हाई में बेटा ट्रांसफार्म करेगा उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऊंचाई होता है। और ये एक ऐसे होते हैं जो हाई वोल्टेज को लो में ट्रांसफार्म करते हैं, उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है ना। यहाँ तक क्या आप सही से देख पा रहे हो, समझ भी पा रहे हो? बहुत बढ़िया देख पा रहे हो, समझ भी तो आपके बढ़िया से आ रहा है अभी तक। यहाँ तक हो गया। अब बात आती है कि ये वाला स्टेप अप कहाँ पे लगा होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे लगे होते हैं। कोई बात नहीं, जो स्टेप अप वाले ट्रांसफार्मर हैं ये बेटा पावर स्टेशन पर लगे होते हैं, जहाँ से आपकी बिजली आती है। पावर स्टेशन पर लगे होते हैं जहाँ से आपकी बिजली आती है, वहाँ से लो वोल्टेज से हाई बनाता है। वहाँ पे ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसको लो दिया जाता है और हाई बनाता है। और हाई आपकी मतलब कि जो वायर में दौड़ता है ना, वायर में जो दौड़ रहा है वो हाई वोल्टेज दौड़ रहा है। क्या समझे? पावर स्टेशन से, देखो पावर स्टेशन पर ऐसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ बिजली बनती है,
वहाँ पे ऐसे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करके आपके यहाँ भेजते हैं। और जो हाई वोल्टेज और लो ए वाला ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है? आपकी सड़कों पर, आपके घर के पास जो होता है, आप मतलब कि सड़कों पर देखते हो, सड़कों पर, गलियों में आपने जो देखा है, यहाँ पे नॉर्मली हर एक 2-3 किलोमीटर के अंतराल पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। 2-3 किलोमीटर ज़्यादा हो गया और कम ही लगा होता है। तो ट्रांसफार्मर हर जगह लगा होता है। ये क्या करता है? एक ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज दी जा मतलब कि आता है स्टेशन से, पावर स्टेशन से, और यहाँ पे लो में आपके घर भेजता है। अगर ट्रांसफार्मर ना लगा रहे तो आपकी युक्तियाँ कुछ सेकंड नहीं चलेंगी। अगर पावर स्टेशन से केवल तार ही जोड़ के ला दिया जाए तो सारे आपके डिवाइस ख़राब हो जाएंगे तुरंत ही, जब जल जाएंगे। तो ये क्या करता है? उस हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करके आपके यहाँ भेजता है, तब आपके डिवाइस अच्छे से चलते हैं। समझ गया ना? तो ये हो गया, ये टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर हो गए। अब बात आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर ये बेस्ड है बेटा। बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, प्रेरण होता है इसमें भी। यानी कि यहाँ पे 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो छोड़ो, अच्छा अभी दिखाता हूँ, वहाँ पे मैं जब दिखाता हूँ कंस्ट्रक्शन तो दिखाता हूँ आपको। अभी कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर किस पर बेस्ड है, तो आज देखो स्पेलिंग बहुत सारे गलत हो रहे हैं बेटा, पता नहीं क्यों। PRINCI, PRINCIPL किस पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन देखोगे तो बहुत सारी बातें अभी क्लियर होने वाली हैं। यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। सॉफ्ट आयरन का क्या होता है? कोर होता है। सॉफ्ट आयरन ही लिया जाता है, क्यों लिया जाता है अभी आगे आपको सब पता चल जाएगा। यह एक कोर होता है। क्या होता है बेटा? यह एक कोर होता है सॉफ्ट आयरन का। यह एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, मतलब कि गोल सा, ऐसे गोल सा होता है। जैसे आपने पहिया देखा ना, पहिया साइकिल का या ट्रैक्टर का ऐसे होता है ना, बस तो वो गोल है, चौकोर है। ये पूरा भरतू है, बट ये पूरा भरतू है। सॉफ्ट आयरन, आयरन का कोर है, कच्चा लोहा कह सकते हो, मुलायम लोहा, उसका कोर होता है। और इसके दोनों ओर देखो, यहाँ पे बेटा एक इधर भी वायर लपेटा गया होता है और इधर भी वायर लपेटा गया होता है। दोनों वायर लपेटे गए होते हैं ऐसे। चलो यहाँ भी है, वायर लपेटा गया होता है। और बढ़िया समझते चलना क्या हो रहा है। ये वायर बहुत टाइटली, इसे बाइंडिंग कहते हैं, वायर की बाइंडिंग करी गई होती है। ये वायर की टाइटली बाइंडिंग करी गई है, ठीक है ना। ये क्या करी गई है? वायर की टाइटली बाइंडिंग, वायर की टाइटली बाइंडिंग की गई है, बाइंडिंग की है, ठीक है ना। ये वायर लपेटे गए हैं, बहुत टाइट है, सब बहुत टाइट लपेटे गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने एक इनपुट दिया है, इनपुट दिया है यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज आप दिए हो यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज आपने यहाँ पे क्या दिया है? इनपुट वोल्टेज। जिस वाले कॉइल में आप देते हो इनपुट वोल्टेज उसे बोलते हो प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हो उसको? प्राइमरी कॉइल। अब यहाँ पे हमने इनपुट दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे घटनाएं तो बहुत सारी घटने वाली हैं, घटनाएं ना यहाँ पे बहुत सारी घटने वाली हैं। यहाँ पे आपने इनपुट में मतलब कि इनपुट वाले कॉइल में यानी कि प्राइमरी कॉइल में आपने करंट दिया, तो यहाँ पे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा एक आउटपुट वोल्टेज बनता है, ठीक है ना। ये होता है आउटपुट वोल्टेज। यह क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज। अभी सब समझ में आपको आएगा, परेशान ना हो, बस देखते रहो। ये आउटपुट वोल्टेज है, इसे बोलते हो सेकेंडरी कॉइल। इसे क्या बोलते हो? सेकेंडरी कॉइल। आपने यहाँ पे दिया और यहाँ पे बना है, ठीक है ना। ये बना है, म्यूचुअल इंडक्शन यही तो है। यहाँ पे बेटा वोल्टेज बना है, इसे क्या बोलते हो? सेकेंडरी कॉइल। जिसको आप मतलब कि यहाँ पे आपने दिया है, सोर्स दिया है, जो सोर्स से लगा हुआ है उसे बोलोगे प्राइमरी कॉइल। और जो सोर्स की सहायता से इंडक्शन के द्वारा प्रेरित हुआ है उसे क्या बोल, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना है वास्तव में, तो यहाँ पे क्या बना, इसे बोलते हो सेकेंडरी कॉइल बोलते हो।
अब कैसे बनाओ ये आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो वायर की टाइटली, अब ये वायर किसके होते हैं, ये वायर कॉपर के बने होते हैं, ये कॉपर के वायर हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो इसको मिटा के भी इसको समझाते हैं कि कैसे यहाँ पे म्यूचुअल हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं बेटा। तो चलो आगे चलते हैं। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सा स्टेप अप है कि स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफार्मर है। तो अभी आपको सब समझ में आ जाएगा स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे किधर ज़्यादा किधर कम होगा। अब एक नंबर ऑफ, मतलब कि कॉइल है ना, नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी, इसे आप रिप्रेजेंट कर लो नंबर ऑफ कॉइल इन प्राइमरी और या नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी, ठीक है ना। कितने नंबर हैं, कितना बार लपेटा गया इधर, कितना किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टेप अप बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उधर फिक्स है कि इधर ज़्यादा इधर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी, जैसा बनाओ आप, बस देखते रहो। अभी जितने भी आपके मतलब कि क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन के जवाब यहाँ पे दिए जाएंगे, परेशान नहीं होने का बिल्कुल भी। चलिए अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करा, एक मैंने इनपुट दिया, इनपुट वोल्टेज दिया। पहला काम मैंने क्या करा, एक प्राइमरी में मैंने इनपुट वोल्टेज दिया, इनपुट वोल्टेज क्या किया, दिया इन प्राइमरी। अच्छा, प्राइमरी कुछ कुछ लग रहा है कि सोलेनॉइड जैसा है, क्यों, एक कुछ लग रहा है क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है ना, अल्टरनेटिंग करंट है। इनपुट वोल्टेज मतलब कि सारे ये सब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो आप इनको, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो। हाँ, मैंने क्या बोला, ये कुछ कुछ सोलेनॉइड के जैसा लग रहा है, क्यों, ये सोलेनॉइड के जैसा ही तो है। सोलेनॉइड अगर आपने पढ़ा है तो ऐसे ही तो होता है सोलेनॉइड हमारा। अगर आप इसमें करंट दोगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्यों, अगर आप इसमें करंट दोगे वायर में तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ही ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे कुछ बनेगा। एक्सिस मतलब कि एक्सिस के अलॉन्ग बनता है, चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर बनता है। उसका फार्मूला अगर मैं पूछूं तो कितना होता है, तो बोलोगे सर जो B बराबर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, B बराबर म्यू नॉट एन आई, B बराबर म्यू नॉट एन आई बनता है। इस फार्मूला चूंकि यहाँ पे हमको नहीं अप्लाई करना है, बट एक सोलेनॉइड के जैसा है, ध्यान देना, बस जो समझा रहा हूँ बस वही देखना कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड के जैसा, इस पे मतलब कि वायर लपेट के करंट दे रहे हो और करंट अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट को आप वेरिएबल बोलते हो, हर क्षण बदल रहा है, 50 हर्ट्ज वाला है, एक मतलब एक सेकंड में 50 बार अपनी दिशा को चेंज, 100 बार अपनी दिशा को चेंज करता है, यूं 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 ऊपर नीचे करता रहता है। तो चलो ये क्या करेगा, एक बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है कि इस समय के लिए ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, कहीं कट ना करे, ऐसा फिगर बनना चाहिए। ये तो ऐसे बाहर निकलना चाहेगा, कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे बाहर निकलना चाहेंगे, घूम जाएंगे बाहर, क्या दिक्कत है। कुछ ऐसे होंगे जो ऐसे बाहर निकलना चाहेंगे, बट यहाँ पे शाफ्ट आयरन का कोर लगा है। शाफ्ट आयरन को जानते हो कि फेरोमैग्नेटिक होता है, तगड़ा फेरोमैग्नेटिक है हमारा, किसी को बाहर नहीं जाने देगा, सबको अपने अंदर ही चिपका के रखेगा। शाफ्ट आयरन कोर क्या करता है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर नहीं जाने देगा, अपने अंदर ही चिपका के रखता है। ओके, तो कहेगा मेरे अंदर ही रहो, और चिपका के रखेगा तो अंदर तो जानबे करते सर्किट पूरा करना चाहते हैं, सब सर्कल पूरा करेंगे या ऐसे। ओके देखो अब ऐसे जाएंगे सेकेंडरी में, ओके अब जाएंगे प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी में जा रहे हैं, और सेकेंडरी के बाद फिर से प्राइमरी मिल जा रहे हैं, चक्कर लगा पूरा अपना इनका। अगर ये शाफ्ट आयरन कोर नहीं होता ना तो ऐसे निकल जाता, मुर्दा निकल जाते, एक दूर ऊपर से जो ऐसे आते, लेकिन ये शाफ्ट आयरन का कोर लगा है। शाफ्ट आयरन की कोर लगे होने के नाते कोई भी फील्ड लाइन बाहर नहीं जा रहा। कोई नहीं जा रही है तो कुछ जरूर जाता है, कोई नहीं जा रहा है मतलब ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। अगर कोई नहीं जा रहा है तो यह क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर। अगर कोई नहीं जा रहा है तो, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल नहीं होता है कि बिल्कुल ना जाए, थोड़ा थोड़ा जाता रहता है। भी आइडियल और प्रैक्टिकल सब बताएंगे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल नहीं जा रहा है, इसलिए इसे आइडियल ट्रांसफार्मर मैंने कहा, ठीक है ना। हम आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, अपना वैसे चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे B कहोगे B इज वेरिएबल, आप कहोगे सर B इज वेरिएबल है,
जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वेरिएबल है। बी क्यों वेरिएबल है? आप कहोगे सर बिकॉज आई इज वेरिएबल, आई करंट इज वेरिएबल। क्यों? अगर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो क्यों वेरिएबल है? मैंने इसीलिए क्योंकि करंट वेरिएबल है। अब करंट वेरिएबल चल, अरे भाई करंट अल्टरनेटिंग है, हर क्षण अपनी दिशा चेंज कर तो उसका मान भी बदलता रहता है। देखो जरा, देखो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ऐसे ना चलता है। तो वेरिएबल तो करंट है ही, वेरिएबल दिशा में भी है और मान में भी वेरिएबल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए मतलब कि बी क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो गया। अब यही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे गुजर रही है। क्यों जी? तो अरे भाई अब यहां पे ऐसे ही बोल सकते हो कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो वेरिएबल होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? वेरिएबल होगा। इज आल्सो वेरिएबल, इज आल्सो वेरिएबल। अब क्यों होगा? आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना वो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू वेक्टर एरिया, यानी कि किसी सरफेस के परपेंडिकुलर गुजरने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन होते हैं, जितने भी होते हैं उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। तो यह भी वेरिएबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि बी वेरिएबल है। बी क्या है? यहाँ पे करोगे बिकॉज बी इज वेरिएबल। और बी क्यों वेरिएबल है? क्योंकि करेंट इज वेरिएबल, इसलिए वेरिएबल। सब लोग वेरिएबल हैं। अब हम फैराडे साहब को याद करते हैं, फैराडे चाचा को याद कर लेते हैं। फैराडे अंकल ने हमारे क्या कहा था कि अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है तो उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। क्यों? अरे भाई अभी सब वेरिएबल चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, फ्लक्स वेरिएबल, तो यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है ना। तो अब फैराडे अंकल ने हमारे क्या बताया था? कहा था कि अगर किसी फ्लक्स में मतलब अगर किसी कॉइल में फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है तो दैट टाइम उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा बेटा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। तो वही मैंने बताया ना। तो फैराडे साहब के हिसाब से क्या बोलोगे कि एन इंड्यूस्ड EMF and induced EMF created in secondary coil, secondary coil with the help of primary coil, with the help of primary coil। इसीलिए मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल जब मैंने लिखवाया था आपको, प्रिंसिपल जब आपको लिखवाया था तो मैंने म्यूचुअल इंडक्शन लिखाया था ना। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या? कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल। अब वहाँ पे ईएमएफ बनेगा, सर्किट पूरा कर लोगे तो करंट भी देगा। प्राइमरी PRIMARY, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में करंट बनना। अब छूने छाने से नहीं बन रहा है ना, छूने से थोड़ी बन रहा है। तो इसी को इंड्यूस बोले, इसी को इंड्यूस बोल रहे हो। देख के वो तो बना है, उनको देख के बना है, ठीक है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, सर्किट पूरा का इंड्यूस करंट वही हो गया, ठीक है ना। वो छूने छाने से नहीं बना है, वो इनको देख के बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बना आराम से, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसको मिटा के आगे चलते, इसको नोट करो फटाक फटाक, समझ में सारी बातें आपको लाइन से आ रही हैं। तो प्राइमरी में हमने एक सोर्स दिया, उससे सेकेंडरी में एक ईएमएफ बना हमारा, ठीक है ना। ये भी वेरिएबल है, ये भी अल्टरनेट है, तभी अल्टरनेटर तो होगा। इसको मिटा के थोड़ा आगे चलते हैं अब। तो चलो बेटा आगे देखते हैं। अब चलिए मान लेते हैं लेट फ्लक्स इन ईच टर्म ऑफ प्राइमरी कॉइल। मतलब कि चलो मानो फले कि प्राइमरी कॉइल के एक मतलब कि एक टर्न में कितना फ्लक्स है, चलो 5 मान लेते हैं। एक में कितना है? 5 है। अरे भाई अब एक कॉइल है, इसमें एक कॉइल पकड़ लो, मान लो अभी इसमें 2 लोग गुजर रहे हैं, इसी को हमने 5 मान लिया, पता नहीं कितना जा रहा है, 2 4 6 7 8। और एक बात और, जितना यहाँ से गुजरेगा उतना यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि इसका एरिया सेम है।
ये जो आपने कोर लिया था ना, उसका मतलब कि मोटाई हर जगह समान था, यह भी जान लो आप। तो अगर यहाँ पे फाई है, मतलब कि एक वाले टर्म में अगर यहाँ पे 2 ही लोग गुजर रहे हैं, तो इधर भी एक टर्म में कितने लोग गुजरेंगे? 2 ही लोग गुजरेंगे ना, सेम एरिया का है, सेम एरिया का है। तो यहाँ से जितना निकलेगा उतना ना वहाँ जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो चूँकि बोथ एरियाज आर सेम, दोनों ओर के एरिया क्या है बेटा? सेम है, इसलिए फ्लक्स इन ईच टर्म ऑफ सेकेंडरी कॉइल फाई अभी होगा, जितना एक टर्म में इतना है उतना उनके भी है। एक की भी केवल बात हो रही, एक की, सभी की नहीं। चलो टोटल फ्लक्स अब निकाल सभी की। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल कितना होगा? टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल कितना होगा? आप कहोगे शायद एक में फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्म इन प्राइमरी कॉइल। क्यों? अगर एक में 10 है तो 10 में 100 हो जाएगा, एक में 5 है तो 10 में 50 हो जाएगा। तो एक में फाई है तो एनपी में कितना हो जाएगा? एनपी गुणे फाई, ठीक है ना? चलो ठीक है ना। टोटल फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल फाई पी इक्वल टू, टोटल है बेटा, फाई इंटू एनपी। एनपी कांस्टेंट है, फाई तो वेरिएबल चेंज ही हो रहा है। तो प्राइमरी में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी में तो चेंजिंग हो रही है, बात है कि प्राइमरी में तो चेंजिंग हो रही है ना, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में भी हो रही है। तो इसमें कितना पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो फैराडे साहब का लॉ कहता था माइनस, क्या पढ़े हो? डी फाई पी बाई डी टी। अरे माइनस डी फाई बाई डी टी बनता है क्योंकि अपोज करता है ना, उल्टा होता है, यहाँ पे से माइनस लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस फाई पी का मान हो जाएगा, एन पी तो कांस्टेंट है और डी ए क्या है? फाई अपान डी टी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बनाओ इनको। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल फाई एस, यह कितना हो जाएगा? फाई गुणे नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब जितना होगा उसके हिसाब से अभी गुणा कर लिया। तो आप कहोगे इसलिए सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ कितना होगा इंड्यूस वाला? माइनस डी फाई सेकेंडरी अपान डी टी, माइनस ये हो जाएगा एन एस जो कि कांस्टेंट है और ये डी फाई बाई डी टी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? यहाँ पे सेकेंड हो गया। चलो मैंने कहा 1/2 से, 1/2 से, तो क्या पाओगे? ई पी अपान ई एस इज इक्वल टू, देखो डी फाई बाई डी फाई कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल और ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। एक बढ़िया सा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका, इंपॉर्टेंट फार्मूला इस ट्रांसफार्मर का। यहाँ से आप क्या देख रहे हो? यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ टर्न है ना, वह सीधे ईएमएफ के क्या है? प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्म इनके भी चाहे इनके भी, देखो दोनों लाइन से भी है ना, दोनों लाइन से हैं। तो नंबर ऑफ टर्न जो है ना, नंबर ऑफ टर्न प्रोपोर्शनल है किसके? ईएमएफ के, ईएमएफ के। यहाँ से आपको देखने को मिल गया कि नंबर ऑफ टर्न्स प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ, जिसमें जितना नंबर ऑफ टर्न रहेगा उसका ईएमएफ उतना ही ज़्यादा रहेगा। जिसमें जितना नंबर ऑफ टर्न रहेगा उसमें ईएमएफ उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न जितना ज़्यादा होगा जिसका, उसका ईएमएफ भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। क्या समझे? समझ रही बात को हमारे ना। अच्छा अब आ जाओ, अब जो पहला वाला क्या था? स्टेप अप था ना, स्टेप अप, और दूसरा वाला क्या था? स्टेप डाउन। दो तरह के ट्रांसफार्मर हमारे पास थे। स्टेप अप में क्या करता था? लो को हाई करता था, लो को हाई करता था, और ये वाला स्टेप डाउन वाला हाई को लो करता था। इतनी बातें तो आपको याद ही हैं। चलो, लो का मतलब क्या? लो वोल्टेज का मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे। लो का मतलब क्या? प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कम है किससे? नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी से, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी से।
तभी तो लो को हाई बना रहा है। क्या समझा? समझा कुछ ना? लो को हाई जो पावर स्टेशन पे लगे होते हैं वहाँ पे देखो लो से हाई होता है ना, तो हमारा नंबर ऑफ टर्न सीधे प्रोपोर्शनल है किसके? ईएमएफ के। तो जिसमें मतलब कि टर्न कम है उसका ईएमएफ कम होगा, टर्न ज़्यादा तो ईएमएफ ज़्यादा। तो जो स्टेप अप वाला है लो से हाई होता है, तो लो क्यों था? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न कम थे। और हाई क्यों था? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। प्राइमरी वाला कम है सेकेंडरी वाले से। और हाई वाले में क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी का ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी के। तो यह क्या करेगा? हाई से लो देगा। यहाँ पे देखो ये क्या होगा बेटा, अगर स्टेप डाउन का है, अगर स्टेप डाउन करने की हाई से लो, तो यहाँ वाला टर्न ज़्यादा होगा, प्राइमरी का टर्न क्या होगा? ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, और यहाँ वाला कम होगा सेकेंडरी वाला। तो इसको डिनोट कर लोगे बड़े आराम से। उम्मीद करते हो आपको समझ आ गया कि स्टेप डाउन कौन सा होता है, स्टेप अप कौन सा होता है, कैसे समझ में आता है, कैसे नहीं आता है। ठीक है ना? ये 100% श्योर फार्मूला है, 100% हमेशा काम करेगा। 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके 12वीं के लिए 100% श्योर है क्योंकि अब एनर्जी थोड़ी मोड़ी आर बार होती है। ये तो हम लोग आइडियल का पढ़ा है ना, आइडियल के लिए करेक्ट है पूरा, आइडियल के लिए पूरा करेक्ट है। अब एनर्जी थोड़ी मोड़ी लॉस तो होता है, लेकिन हम लोग आइडियल का पढ़ रहे हैं। और आपकी बुक में बेटा यही है फार्मूला, 95% काम करने वाला है, और 90 क्या टोटल काम करेगा, 100% काम करेगा आपकी बुक के हिसाब से। तो स्टेप डाउन में नंबर ऑफ, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपसे बहुविकल्पी वाले में, ऑप्शनली वाले में। तो नंबर ऑफ प्राइमरी क्या होगा? कम होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से, और स्टेप डाउन में नंबर ऑफ प्राइमरी ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी से। ठीक है ना? टर्न जो होगा वायर का आपके। यहाँ तक बात आ गई तो समझ में, जिसको मिटा दो, मतलब हम मिटाएंगे। अब इसको नोट कर लो, अब थोड़ा आगे लेके चलते हैं आपको। एक डब्बा में ऐसे भी लिखना, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, और यहाँ पे ईएमएफ ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी। इसको भी डब्बे में लिख लो, काम करेगा। ओके, अब इसको मिटा थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया कि ES बाई EP बराबर NS बाई NP, या फिर EP बाई S बराबर NP बाई NS, आराम से हो जाएगा, सीधे प्रोपोर्शनल है। बस याद रखना कि EMF सीधे प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न के। ये बात याद रखोगे तो सवाल अपने मन में मुँह से बोल के लगाओगे। ठीक है ना? वास्तव में ये बताया जाए कि ट्रांसफार्मर वास्तव में करता क्या है। ट्रांसफार्मर वास्तव में करता क्या है? एनर्जी को ट्रांसफार्म करता है, पावर को ट्रांसफार्म करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर या फिर एनर्जी को ट्रांसफार्म करता है। भाई करंट दिया तो एनर्जियन हुआ, वोल्टेज गवर्नमेंट एनर्जी दे रहा है ना, यहाँ जो एनर्जी पाया हुआ वहाँ दिया, एनर्जी को ट्रांसफार्म करता है। ठीक है ना? अब चाहे आप करंट के रूप में कहो, चाहे वोल्टेज के रूप में कहो, कुछ भी कह सकते हो। ट्रांसफार्मर पावर या एनर्जी को ट्रांसफार्म करता है। ठीक है ना? चलो, मान लिया हमारे पास कोई 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर है। मान लिया हमारे पास 100% इफिशियंट। अब कहोगे सर इफिशियंट क्या होता है? दक्षता, 100% दक्षता वाला, जितना मैं इनपुट दूं उतना आउटपुट पा जाऊं, उसे आइडियल कहते हैं। हालांकि आइडियल में अब हम लोग आइडियल तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे कि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। अभी लास्ट में अलग से वीडियो बनाऊंगा लास्ट वाले पे। तो लेकिन हमारे पास मान लिया एक 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर है। 100% इफिशियंट ट्रांसफार्मर का मतलब जानते हो क्या? यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है? आइडियल ट्रांसफार्मर। तो जितना आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या? जितना पावर आप दोगे इनपुट में, उतना ही पावर आप क्या पाओगे? आउटपुट में पाओगे। चलो, सभी लोग संसार में एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन का फॉलो करते हैं। 5 जूल है तो 5 जूल देंगे, उससे ज़्यादा कम नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना? तो पावर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा? पावर आउटपुट हो जाएगा। अब पावर मतलब क्या होता है? P बराबर VI हो जाएगा। V यहाँ पे कितना है? EP है प्राइमरी का, EP इंटू IP क्या हो जाएगा? EP मल्टीप्लाई बाई IP। प्राइमरी में करंट, प्राइमरी का वोल्टेज, P बराबर VI होता है, तो वोल्टेज गुणे करंट ना। ये पावर आउटपुट कितना हो जाएगा? सेकेंडरी का EMF और IS हो जाएगा।
और ये वास्तव में बढ़िया से बनाया जाए तो आप पाओगे EP बाई ES बराबर IS बाई IP, या ES बाई EP बराबर IP बाई IS। यहां पे क्या देख रहे हो, यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आप देखने को बेटा पा रहे हो कि देखो यहां पे सेकेंडरी प्राइमरी, तो यहां पे उल्टा हो रहा है आपकी बात। यहां पे पावर के रूप में अगर देखोगे, पावर के रूप में अगर देखोगे तो E प्रोपोर्शनल टू बेटा 1/I, यानी कि E रेसिप्रोकल है करंट के। अब की बार EMF करंट के क्या है, रेसिप्रोकल है। मतलब क्या, मतलब कि अब एनर्जी कंजर्वेशन तो होगा, इधर EMF ज्यादा हो रहा है, स्टेप अप का है, इधर EMF अगर ज्यादा हो रहा है तो करंट कम होगा। यही बता रहा है कि देखो EMF कब ज्यादा होगा, जब करंट कम होगा। ऐसे थोड़ी है कि 5 जूल देके 10 जूल पा जाओगे ना, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 जूल देके 10 जूल पा जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों ओर का पावर सेम होगा, दोनों ओर की एनर्जी सेम होगी, दोनों ओर की एनर्जी क्या होगी, सेम, किसी की ज़्यादा कम नहीं होने वाली है। ये अपने मन से बना के कहीं जंतर, अरे आज क्या बोलते हैं उसे, मंत्र मार के थोड़ी देगा ना, जादू नहीं है ये बेटा, फिजिक्स है। जितना एनर्जी यहाँ पे उतना एनर्जी यहाँ पे, जितना पावर यहाँ पे उतना पावर वहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर वोल्टेज बढ़ा रहा है तो अपने पास थोड़ी बढ़ा रहा है, करंट को कम कर रहा है। यहाँ पे देखो करंट ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, तो वहाँ पे अब देखो क्या है, वोल्टेज ज़्यादा है, करंट कम है, सीधी सीधी बात है। चलो यहाँ पे अब मैं आपको सवाल देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अर्थात जो ट्रांसफार्मर है ना, जो आपका ट्रांसफार्मर है वोल्टेज तो बढ़ाता है, पर करंट को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। वोल्टेज तो बढ़ाता है पर करंट को क्या कर देता है, आपको कम कर देता है। यहाँ पे देखो E प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, E प्रोपोर्शनल टू 1/करंट, इतना याद होना चाहिए। करंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वोल्टेज कम हो जाएगा, पक्का जान लो, और अगर करंट कम हो रहा है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। एक सवाल आपको दिखाता हूं तो ये थोड़ा और समझ में आपको आएगा। नहीं, एक सवाल चलो मान लेते हैं प्राइमरी में, एक क्वेश्चन में तुरंत ही बनाता हूं। क्वेश्चन प्राइमरी में मान लो, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स मान लो बेटा 10 है, ठीक है ना। और प्राइमरी का EMF ऑफ प्राइमरी अगर मैं कहूँ, ये देखो नंबर ऑफ टर्न यानी कि NP बराबर 10 है, और E मान लो 220 वोल्ट का है। क्या समझा, ये 220 वोल्ट का है और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 10 है। और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मान लो 20 है, तो बताओ EN का मान, अरे E सेकेंडरी का बताओ कितना मान होगा। तो अभी पढ़ के आए हो, देखो सीधी सीधी बात पहले यही है, नंबर ऑफ टर्न 10 है तो 220 है, पहले है इसे देख लो, ये प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टर्न्स 10 है तो 220 वोल्ट है, इधर नंबर ऑफ टर्न 20 दोगुना हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोगुना 440 हो जाएगा। सीधे लगा के दिखाऊं तो ये हो जाएगा, चूंकि ES बाई EP बराबर NS बाई NP। ES का मान कितना है नहीं पता है, EP का मान कितना है 220, NS का मान 20, NP का मान 10, तो ये मान लिया X बराबर ये कट जाएगा, 440 वोल्ट आएगा। मैंने कहा नहीं, देखो अगर ये दोगुना होता है, दोगुना तो होना उनको है। क्या समझे, बोले तो क्या समझा, समझ गया ना। अच्छा यहाँ पे अब करंट की बात किया जाए, करंट अब ये वाला पढ़े हो ना, चूंकि ES बाई EP बराबर IP बाई IS, ओके। तो अगर मैं करंट की बात आपसे करता हूं तो मान लो प्राइमरी में करंट मान लो 15 एम्पियर है, चलो जो कट जाए 10 एम्पियर मान लेते हैं। मान लिया प्राइमरी में करंट है बेटा आपका 10 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा ES का मान कितना है, ES का मान अभी निकाल ले 440 अपान, और EP का मान कितना है 220 बराबर, IP का मान 10 है और IS का मान नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 220 और हो जाएगा 2,
ठीक है ना। तो IS बराबर आपका आएगा 5 एम्पियर। IS का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। क्या देखा, क्या देखा। अब यहाँ पे अगर मैं बढ़िया से एनालिसिस कराऊँ आपको तो आपने क्या देखा, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में 10 था और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में 20 था। नंबर ऑफ प्राइमरी का जो पोटेंशियल है 220 वोल्ट, दोगुना होने के नाते क्या हो गया, इसका पोटेंशियल 440 आ गया। प्राइमरी का करंट भी दे दिया था, इसको भी सोच के लगा सकते हो। प्राइमरी का करंट अगर 5 है और 10 है, प्राइमरी का करंट क्या है 10 है, प्राइमरी का करंट कितना है 10 है, तो सेकेंडरी का करंट देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है कि EMF प्रोपोर्शनल 1/करंट के रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल 1/करंट बोलते हो, ठीक है ना। तो अगर वोल्टेज आपका 220 पे धारा 10 है, 220 पे धारा 10 है, तो 240 वोल्टेज बढ़ा तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कितना हो जाएगा 5, आधा हुआ ना। देखो ये क्या हुआ, ये दोगुना हुआ, ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 5 एम्पियर। और लगाने से भी यही आया है, देखो लगाने से भी IS का मान 5 आया है। अब आप पावर की तुलना करना चाहते हो तो देखो आइडियल का सवाल था, सवाल किस पे था, आइडियल पे ही था। पावर देख लो, पावर कितना आएगा VI, तो 220 गुणे 10 बराबर है VI 440 गुणे 5 आएगा, यानी कि 2200 वाट यह भी है और 2200 वाट यह भी है, तो एनर्जी भी वही रहेगी। क्या समझा, समझ में आया ना। तो सवाल ऐसे ही बनता है, प्राइमरी का पता रहेगा सब कुछ तो सेकेंडरी सब कुछ निकाल लोगे। प्राइमरी का सब कुछ पता है तो सेकेंडरी सब कुछ निकाल लोगे। चलो एक सवाल लिख लो, नंबर ऑफ प्राइमरी मान लो कि 20 है और ये मान लो कि अरे पोटेंशियल ऑफ प्राइमरी मान लो 220 वोल्ट है, करंट ऑफ प्राइमरी मान लिया, करंट ऑफ प्राइमरी मान लिया 20 एम्पियर है, ठीक है ना। तो अब इस पे आप यहाँ पे मैं दिया नंबर ऑफ सेकेंडरी आपको मैंने 40 दे दिया, तो अब बताओ EP कितना होगा, या दोगुना हो गया तो अभी कितना हो जाएगा, दोगुना 440 जाएगा। और EP चूँकि आपने पढ़ा है प्रोपोर्शनल होता है तो मैंने इसको प्रोपोर्शनल करा दिया, E प्रोपोर्शनल टू N के था। और बट यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि सेकेंडरी का करंट कितना होएगा तो आप बोलोगे ये दोगुना होगा तो क्या हो जाएगा आधा, 10 एम्पियर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या इस सवाल को आप देख पाए हो, थोड़ा ऊपर लिखा कोई बात नहीं देख पा रहे हो, तो इसको मिटा के थोड़ा मोड़ा और है थोड़ा बता के वीडियो खत्म करते हैं, फिर बताते हैं आपको लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर, कहाँ कहाँ पे एनर्जी लॉस होती है बेटा, इसको मिटाते हैं। तो आपने भी देखा EP/ES इज इक्वल टू NP/NS इज इक्वल टू IS/IP है, इसे तो PPSS बट ये उल्टा होता है ना, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चलो मान लिया हमारे पास एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, आइडियल नहीं है, मान लिया। देखो एक बात और जान लो, EP/ES बराबर NP/NS, यह तो ऑलवेज ट्रू रहेगा, यह बात नोट कर लो, यह ऑलवेज ट्रू रहेगा, ठीक है ना। और बट जो यह वाला है ना कि EP/ES इज इक्वल टू IS/IP, यह हमेशा सत्य थोड़ी हो सकता है, यह हमेशा सत्य नहीं होगा, है तो केवल आइडियल के लिए है सबके लिए ही काम करता है, अप्रॉक्स सबके लिए काम करता है, बट ये ना ये केवल आइडियल के लिए है, एनर्जी तो ह्रास होना है। चलो मान लिया हमारे पास एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, हमने क्या कहा, हमारे पास एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो अब इसमें अब जितना पावर आप इनपुट में दोगे उतना थोड़ी आउटपुट में पाओगे, यानी कि क्या, प्रैक्टिकल के लिए पावर इनपुट इज नॉट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। जितना पावर आप इनपुट में दोगे उतना पावर आप आउटपुट में थोड़ी पाने वाले हो, नहीं पाओगे। इसी बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी दिए हो तो यहाँ 100 नहीं 99 चाहे कुछ पा जाओ। आजकल हालांकि ऐसे ट्रांसफार्मर आ रहे हैं कि एनर्जी का जो ह्रास हो रहा है बहुत कम होता है, नगण्य के बराबर होता है। तो बेटा यानी कि आप कहोगे पावर इनपुट हमेशा बड़ा रहेगा, अगर प्रैक्टिकल है तो पावर इनपुट हमेशा बड़ा रहेगा
पावर आउटपुट के। तो यहाँ पे इफिशियंसी कितनी है ये निकाला जाता है। इफिशियंसी को दिखाते हैं इफिशियंसी ईटा से, ऐसा यन टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इफिशियंसी ईटा बराबर क्या होता है, इफिशियंसी ईटा बराबर होता है आपका पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट गुणे 100। आउटपुट का पावर कितना होता है, तो बोलोगे सर ES इंटू IS अपान इनपुट का EP इंटू IP गुणे 100। 100 से कम ही होता है ये, क्योंकि बड़ा होता है थोड़ा छोटा आएगा, 100 से कम आएगा हमेशा। इफिशियंसी 100 से कम आती है। तो ये होता है बेटा हमारा दक्षता। इफिशियंसी माने क्या होता है, दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी है, कितना इफिशियंसी है, ठीक है ना। 100% वाला है तो आइडियल माना जाएगा, 100% नहीं है तो इफिशियंसी निकालने के लिए बोलेगा तो आप ऐसे निकालोगे उसको, ठीक है ना। पावर इनपुट पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे बोलते हैं इफिशियंसी बोलते हैं ट्रांसफार्मर की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर बढ़िया समझ में आ गया है। अब हमको ये देखना है कि ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एनर्जी ह्रास कहाँ कहाँ हो रही है, बस यही देखना है। उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हंसते रहो और आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।